हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मैं हूं सुरभि गुप्ता और हम अपनी सीरीज़ में उन डिसेबिलिटीज़ को कवर करेंगे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन हैं। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ते हैं, जो कि मेंटल रिटार्डेशन के नाम से पीडब्ल्यूडी एक्ट में जानी जाती थी, जिसका नाम चेंज होकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो चुका है। उसके साथ साथ हम मेंटल इलनेस के बारे में भी आज जानेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम आईडी भी कह देते हैं, कि दो स्केल्स हैं जिसके बेसिस पे हम आईडी को जानते हैं। पहला है आईक्यू, दूसरा है अडप्टिव स्किल्स। किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे में आईक्यू लेवल अगर उसका 70 और 75 से बिलो होता है और उसके साथ साथ किन्हीं दो अडप्टिव स्किल में अगर बच्चा डिले है, लैक करता है या उनको नहीं कर पाता या डिफ़िकल्टी फील करता है, तो हम उस बच्चे और व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल डिसेबल कह सकते हैं। एवरेज आईक्यू 100 होता है। 100 से 120 के बीच में जर्नल और नॉर्मल आईक्यू वाले लोग आते हैं और अप टू 120 में सुपीरियर्स आते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट जिनको हम कह सकते हैं, जीनियस जिसको हम कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में और चीज़ें जैसे हैं जिसमें बच्चा लैक करता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और सेकंड है अडप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में जैसे लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, हाउ टू प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अडप्टिव बिहेवियर में एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आता है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को भी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है: कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल। कॉन्सेप्चुअल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे दिमाग के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा मैनेज की जाती हैं, जैसे लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, रीजनिंग, नॉलेज और मेमोरी। सोशल में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, सोसाइटी के लोगों से कर सकते हैं या और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके लिए क्या क्या नीड होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होना, एम्पैथी, सोशल जजमेंट, द एबिलिटी टू फॉलो रूल्स, लोगों से फ्रेंडशिप करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल, जिसमें पर्सनल केयर मेन है, जैसे बाथिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, कॉम्बिंग करना, खुद से खुद के कपड़े पहनना, खुद से खाना खाना, शूज़ बाँधना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर बच्चा इनमें लैग कर रहा है तो ये साइन है बच्चे के आईडी होने के विद रेस्पेक्ट टू आईक्यू। उसके बाद सिम्पटम्स अगर हम देखते हैं एक आईडी बच्चे के, तो अगर बच्चा जन्म लेता है तो डेवलपमेंटल स्केल होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चा चलना, बैठना, उठना शुरू करता है। अगर बच्चा क्रॉलिंग लेट से करता है, अगर वो चलना देर से शुरू करता है, अगर वो बैठना भी देर से शुरू करता है, तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं। और भी इसके साथ साथ हैं कि बात करना उसने देर से शुरू किया, वो बात करते टाइम या बात करने से पहले ट्रबल फील करता है, असमंजस की स्थिति में होता है वो। उसके साथ साथ अगर वो ड्रेसिंग नहीं कर पाता, खुद को फीडिंग नहीं कर पाता, खा नहीं पाता, वो चीज़ों को रिमेंबर करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है और वो कनेक्ट नहीं कर पाता चीज़ों को, और बिहेवियर प्रॉब्लम्स अगर उसके अंदर आती हैं और डिफ़िकल्टी अगर वो फ़ील करता है लॉजिकल थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये सारे सिम्पटम्स हैं एक आईडी बच्चे के। कॉज़, तो मेन कॉज़ 3 ही होते हैं जो मोस्टली डिसेबिलिटी में होते हैं: प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब है जन्म से पूर्व, नेटल का मतलब है जन्म के दौरान, और पोस्टनेटल का मतलब है जन्म के पश्चात। प्रीनेटल में मोस्टली माँ के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं एक बच्चे के डिसेबल होने में। जैसे अगर माँ जब बच्चे को कंसीव की हुई है, उस वक्त अगर वो ड्रिंकिंग करती है, वो स्मोकिंग करती है, या उसके अंदर कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारे रीज़न्स हैं। उसके बाद हम जब नेटल की बात करते हैं, तो जो कॉर्ड से बच्चा बंधा हुआ होता है, वो कॉर्ड अगर गले में फंस जाए, या हाइपॉक्सिया, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, उसके साथ साथ और रीज़न है जो है वैक्यूम डिलीवरी होती है, जिसमें अगर बच्चे की दिमाग की कोई भी नस दब गई, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होना पॉसिबल है। उसके साथ साथ आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें 3 पोजीशंस दे रखी हैं, जिसमें करेक्ट पोजीशन एंटीरियर है, और जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है वो ब्रीच और ट्रांसवर्स हैं। ब्रीच सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है, जिसकी वजह से जो एक रीज़न हो सकती है डिसेबिलिटी होने का। पोस्टनेटल में
जैसे अगर बच्चा जन्म के पश्चात बात करें तो अगर बच्चे का एक्सीडेंट अगर हो जाता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है या उसने कुछ गलत दवाइयाँ ले ली जिसकी वजह से उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एसोसिएटेड डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसा रिसर्च में कहा गया है और देखा भी गया है कि आईडी कभी भी सिंगल नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जो कॉमन डिसेबिलिटी है वो है एलडी, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। उसके साथ साथ विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है। ये सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ होती हैं और फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो आईडी कभी भी सिंगल नहीं होता। मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस को, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मोस्टली हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाली प्रॉब्लम है मेंटल इलनेस, जो हर तीसरे व्यक्ति में पाया जाता है, जो हमारी थिंकिंग, हमारी बिहेवियर को अफेक्ट करता है। मेंटल इलनेस के बहुत सारे टाइप हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम वरी फील करते हैं, हमें डर लगने लगता है, हम फियर फील करने लगते हैं। और वरी करने का और फियर फील करने की जो फीलिंग्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हमारी जो डेली लिविंग है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, उस पर अपना असर डालना शुरू कर देती है। उसको इफ जैसे कि अगर हम पढ़ें तो पैनिक अटैक होता है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश है और तुरंत ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है डिमेंशिया, जिसमें भूलने की बीमारी होती है। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता किसी भी चीज़ में, और वो इतना हाइपर एक्टिव होता है कि वो बैठ नहीं सकता, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकता है किसी एक प्लेस पे। उसके बाद हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हमारी एबिलिटी अफेक्ट होती है थिंकिंग की, फीलिंग की, बिहेवियर की। हम क्लियर नहीं कर पाते, उसको क्लियरली नहीं कर पाते, थिंकिंग फीलिंग क्लियर नहीं कर पाते, हम चीज़ों को फील नहीं कर पाते क्लियरली, हम बिहेव नहीं कर पाते हैं क्लियरली। उसके बाद आता है ओसीडी, जिसमें चिंता का विकार है ये एक प्रकार का। हम एक चीज़ को बार बार जांच करना चाहते हैं, जैसे कि हाथ को बार बार धोना, कन्फ्यूजन आना कि धुले हैं या नहीं, हमने धोए थे या नहीं। उसके बाद बार बार कॉम्बिंग करना, ड्रेस चेक करना बार बार, हमने कुछ सामान रख दिया तो बार बार उसको देखना कि उठाना रखना बार बार, और थॉट्स का रिपीटेशन इसमें शामिल है। उसके बाद ऑटिज़म, जो 3 एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें पहला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है रिपीटेटिव बिहेवियर, और उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन। इन एरियाज़ में बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो किसी ट्रेजेडी या एक्सीडेंट के बाद आती हैं। जैसे अगर आपके यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई या किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई, उसके बाद अगर उसको स्ट्रेस हो जाता है उसका, तो ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद सिम्पटम्स हैं, जैसे हम सैड फील करना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होते हैं, उससे हम कोप अप नहीं कर पाते, उन चीज़ों को है उनको डील करना हमें मुश्किल होता है। हमारे बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है हमारी ईटिंग हैबिट्स में, हम बहुत खाने लगते हैं या फिर हम बिल्कुल ही खाते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, हम चीज़ों को समझने में, उनको रिलेट करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल फील करते हैं, हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते। हम अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से दूर होना शुरू कर देते हैं और हमारा माइंड, हमारा मूड बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होना शुरू कर देता है। हमें बहुत डर लगने लगता है और हम बहुत गिल्टी फ़ील करने लगते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए शायद जिसके लिए गिल्ट फ़ील करना ज़रूरी भी नहीं है या बहुत कम ज़रूरत है और हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। उसके बाद कॉज़, तो इसमें 3 मेन कॉज़ हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स, एनवायरमेंटल एक्सपोज़र बिफोर बर्थ और ब्रेन केमिस्ट्री। इनहेरिटेड ट्रेट्स में वो चीज़ें आती हैं जो जेनेटिक चली आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली में ही चला आ रहा है मेंटल इलनेस के पेशेंट्स, तो वो इनहेरिटेड है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एक्सपोज़र बिफोर बर्थ, जैसे कि जो माँ है जिसने बच्चे को कंसीव किया हुआ है, उसको मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट है ब्रेन केमिस्ट्री, जिसमें हमारे हार्मोन
रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे माइंड में जो हार्मोन्स है, अगर वो उसका बैलेंस गलत हो गया या ख़राब हो गया या सीक्रेशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है। रिसर्च क्या कहती है? मैंने इसमें डाटा लिखा हुआ है कि 5 में से 1 व्यक्ति यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ का एडल्ट है जो कि मेंटल इलनेस को एक्सपीरियंस कर चुका है। उसके बाद 24 में से 1 व्यक्ति है जो सीरियस मेंटल इलनेस का शिकार है, और 12 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जिसमें सिम्पटम्स देखे गए हैं मेंटल डिसऑर्डर के। मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। 2 तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं, क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल, दोनों से ही पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट। और सबसे ज़्यादा लोग इसके साथ जी रहे हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, पर ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही 2 तरीके की ट्रीटमेंट हैं इसके। हम काउंसलिंग से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं मेंटल इलनेस को, लेकिन जिनको सीवियर डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, कुछ ड्रग्स की भी ज़रूरत होती है जिससे वो चीज़ों को बैलेंस कर सकें, उसके बाद वो काउंसलिंग करते हैं। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर